बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन मुआहदा तय पा गया है। तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि जो मुतालबात थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कालादम तंजीम के, वो मुतालबात मान लिए गए हैं और जो मुआहदा तय पाया है वो साद रिजवी साहब की उसको हिमायत भी हासिल है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने पुल का किरदार अदा किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ही शाह महमूद कुरैशी और अली मोहम्मद खान के साथ की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार मुआहदे पे अमल दरामद कराने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई है, क्योंकि माजी में भी कुछ मुआहदे हुए और आज मुफ्ती मुनीब रहमान ने कुछ ताने भी दिए हुकूमत को कि आपने पहले भी मुआहदा किया और उसके बाद आपने कहा कि ये ऐसे मुआहदे हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि इस मुआहदे में हुकूमत ने क्या गिव एंड टेक किया है, क्योंकि जो बार बार बात हो रही है, हमारे प्रोग्राम में भी डिस्कस होता रहा कि रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले ग्रोहों को कितना ताकतवर बनाना चाहिए और उनको कितनी ताकत देनी चाहिए, उनको कैसे तकवीयत मिलती है जब इस तरह के मुआहदे होते हैं और उनको स्टेक होल्डर बना दिया जाता है। बहरहाल जी, एक तरफ पुलिस वालों की जान गई, 12 दिन मामूलाते ज़िंदगी मुअत्तल रहे, बहुत सारे शहरों में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद थी, बाजार बंद रहे, स्कूल बंद रहे, तजारती मराकज़ बंद रहे, बहुत सारा नुकसान हुआ रियासत का। मासूम शहरी, उनकी गाड़ियां जलाई गई, तोड़ फोड़ की गई, सड़कें तोड़ी गई। ये सारा का सारा नुकसान करने के बाद अब मुआहदा तय पा गया है और हुकूमत को जिम्मेदारी ली है मुफ्ती मुनीब साहब ने। उन्होंने कहा जी कि मैं TLP की तरफ से आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि वो पुरअमन तरीके से अपना यह एहतजाज ख़त्म करेंगे और वापस चले जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर तो है, लेकिन कुछ सवालात भी हैं जो पाकिस्तान की रियासत के लिए अहम हैं, हुकूमत के लिए भी अहम है कि एक लॉन्ग टर्म ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हुकूमत क्या सोच विचार करती है। हम फायर फाइटिंग करते रहेंगे, बार बार इस तरह के ग्रोह आते रहेंगे, हुकूमत को, निज़ाम को यरगुमाल बनाते रहेंगे, उसको रोकथाम कैसे हो सकती है, ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरी जानिब महंगाई, उसका हल हुकूमत के पास बिल्कुल नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और एक तरफ PDM अपनी तहरीक चला रही है हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, लेकिन हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही और ऐसे लगता है कि हुकूमत बड़ी मुतमईन है। तो हुकूमत के इत्मीनान की वजह क्या है और क्या PDM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और ये जो अपोजिशन की जमातें हैं, ये मिलकर हुकूमत पर इतना दबाव डाल सकती हैं और उनका अगला लाए अमल क्या होगा, कुछ सवाल से भी बात करेंगे। आज जरा गाजी खान में PDM का जलसा भी है और ये जो जलसे जुलूस और ये तहरीक का जो सिलसिला है, ये कब एक मार्च की सूरत में इस्लामाबाद की तरफ आएगा। पीपल्स पार्टी भी इंदिया दे रही है कि वो इस्लामाबाद आएंगे मार्च लेके। तो हुकूमत क्या इन मार्च के लिए तैयार है? ये वाला मार्च तो चलें ख़त्म हुआ, शुक्र अल्लाह का कि ये मामला तो किसी तौर तय पाया और अवाम यकीनन सुख का सांस लेंगे। जी, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ हैं कराची से। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन इन करने के लिए। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो रहनुमा हैं JUI फेके, वो हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। फिरदौस शमीम नकवी साहब, हम कल तक हुकूमत कुछ और कह रही थी, कुछ वज़रा कह रहे थे कि रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों से निपटा जाएगा। आज हमने फिर उनको एक स्टेक होल्डर साबित भी कर लिया, तस्लीम भी कर लिया। मैं अभी सुन रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुनीब साहब कह रहे थे ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, ये पाकिस्तान के मफाद के लिए एक रास्ता निकाला गया है। आइंदा के लिए क्या लाएअमल है हुकूमत के पास? ये तो चले गए वापस, लेकिन ये चंद महीनों बाद दोबारा आ जाते हैं। मैं आपके सवाल का कोई मुकम्मल और तसल्ली बख्श जवाब तो इसलिए नहीं दे सकता कि अभी हमारी इंटरनल पार्टी की ब्रीफिंग नहीं हुई, मैं मुज़ाकराती टीम में भी नहीं था। मैं ज़ाती तौर पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत वो है कि फतेह मक्का के वक्त उन्होंने उन लोगों को भी माफ कर दिया था जिन्होंने उनके चचा का कलेजा चबाया, आप माफी कर दी थी। दीन इस्लाम के फैलाव के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे कि जिस औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी रोज, जब उसने एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो वो इयादत करने उसके पास चले गए। मैं समझता हूँ कि दीन इस्लाम में बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि एक मुसलमान के हाथ तो दूसरा मुसलमान
को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा दीन तो वो कहता है कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। इसलिए मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरह का मूवमेंट है जो नामूस रिसालत के नाम पे शुरू हुआ है, जिससे खुद मुसलमानों को भी नुकसान पहुंच रहा है, हमारी मईशत को भी नुकसान पहुंच रहा है, हमारी साख को भी नुकसान पहुंच रहा है, जबकि हम बड़े दो टोक अंदाज में नामूस रिसालत के लिए हर जगह स्टैंड ले चुके हैं। अब तो हमें अगर अपनी बात कहीं भी मनवानी है तो हमें अब न्यूक्लियर पावर तो हम है, लेकिन हमें एक तरीके से इकोनॉमिक पावर भी बनना जरूरी है। और जब तक हम अपने मकाम वो नहीं हासिल कर लेंगे, हम कोई चीज डिक्टेट नहीं कर सकते। आदमी को अपनी हकीकतें भी पहचाननी चाहिए। ये जो आप बातें कह रहे हैं, ये आप जो बातें कह रहे हैं नकवी साहब, ये इनको कोई कहे ना, आप इनको इन बातों के ऊपर तो किसी ने बावर इनको कराया नहीं। अभी तो हम इनसे हर बार एक मुआहदा कर लेते हैं, हर बार वो अपनी कोई ना कोई बात मनवा के वापस चले जाते हैं, दोबारा वैसी तोड़फोड़ करते हैं और फिर चले जाते हैं। जी बात सारी ये है कि मुज़ाकराती टेबल पे बैठ के मुल्क का नुकसान कम करना। अच्छा, मुआहिदा क्या हुआ है इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं बता सकता, जैसे कि मैं बेखबर हूँ। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि उन लोगों को तो कोई माफ नहीं किया जाएगा जिनकी वीडियोज वगैरह आई है, जिन्हें गोली मारते हुए या गाड़ियां जलाते हुए जैसे पिछली दफा हुआ था उनके लिए। जो वैसे आप पकड़े गए लोग, उनको चलिए आप रिहा कर भी दीजिए। और मैं नहीं समझता कि सिवाय असेंबली के अंदर एक मजम्मती करारदाद के अलावा कुछ और चीज होनी चाहिए, जिससे कि वो असेंबली में स्टैंड लिया हुआ है। फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकाल दे, वो है ही नहीं मौजूद। शेख रशीद साहब कह चुके हैं, निकालने का क्या सवाल पैदा होता है। बट पर्सनली स्पीकिंग आई बिलीव के कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में होगी, उसको इस एलिमेंट को जो दीन को एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए, या स्ट्रीट मूवमेंट किसी और के इशारे पे कर रहे हो या अपने इशारे पे कर रहे हो, ठीक है। मैं आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि FATF का मामला है, हमारे ऊपर दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। हम इस तरह की तंजीमों को कभी कलअदम करार देंगे, फिर अभी मुफ्ती साहब जाते जाते ये कहेंगे कि शायद ये कलअदम नहीं रहेंगे और कौमी धारे में शामिल हो जाएंगे। लेकिन चौधरी साहब को पहले गुफ्तगू में शामिल कर लूं। चौधरी साहब, किस तरीके से देखते हैं आप? आपकी जमात ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है, तमाम अपोजिशन ने, और आप लोगों ने सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं किया। आज भी मैं साद रफीक साहब का बयान सुन रही थी, आप लोगों ने बड़े तदब्बुर से इस सारे मामले से दूर रह के इसको देखा, हुकूमत को कुछ मशवरे भी दिए। अब तय पा गया मामला, आपको लगता है कि तय पा गया है वाकई में और ये मामला अब सेटल हो गया, या कुछ महीनों बाद फिर अवाम ऐसे परेशान हो जाएंगे? मुझे ज़ाती तौर पे तो इस बात की ये पूरा यकीन है कि ये झूठे हैं और इन्होंने कोई जो कुछ कह रहे हैं ये उसके ऊपर अमल दरामद कोशिश करेंगे ना हो, लेकिन अल्लाह करे कि हमें ये अमल दरामद करें, क्योंकि जो मौजूदा इस वक्त जो एहतजाज है ये हो ही इस वजह से रहा है कि इन्होंने जो पहले मुआहदा किया था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। अदालत ने साद रिजवी की जमानत ले ली, इन्होंने उनको छोड़ा नहीं, फिर हाई कोर्ट ने उनको रिहाई का हुक्म दिया, इन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। तो उसके ऊपर जल्दी का जो काम किया वो किया फवाद चौधरी ने और शेख रशीद ने। मैं समझता हूँ शेख रशीद और फवाद चौधरी के इस्तीफे जो है ना वो इनको मांगने चाहिए थे, और उसमें ये शर्त होनी चाहिए थी कि ये लोग जो हैं ये मुल्को कौम के जो है ना मुखालिफ हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये अपनी चुराहट के लिए, अपने आप को बड़ा तुरम खां साबित करने के लिए ये नहीं देखते कि इन्होंने ये इनका कहा हुआ जो है उसका असर जो है वो किस कदर होगा। तो इस मामले को जो खराब करने वाले हैं ये आगे था सड़कों पे, उससे पहले से ही हंगामा तो शुरू हो गया था, उनका कहा तो बाद में आया ना, ये तो पहले नहीं, आप देखेंगे उन्होंने कितने महीने इंतजार किया है, उन्होंने कितने महीने इंतजार किया। वो कहते रहे कि अपने मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करें, ये झूठे जो हैं ये मुआहदा करके मुकर गए और उसके बाद उन्होंने तड़ियां लगानी शुरू कर दी कि रियासत की रेट को चैलेंज किया। 2014 के जो धरना दिया तुमने PTI ने और इनके हवारियों ने, उस वक्त रियासत जो है ना
उसकी रेट को चैलेंज नहीं किया था, लेकिन सब्र से उसका बुर्दबारी के साथ उसका सामना किया उस वक्त की हुकूमत ने। और उसके बाद फिर आप देखें शायद खाकान अब्बासी साहब ने, उससे पहले मियां नवाज शरीफ ने, ये इनकी हर चीज जो है उसको तरीके के साथ लेके गए। उस वक्त ये उठते हैं, तड़ी लगाते हैं, लोगों को मारते हैं, उसके बाद नुकसान होता है, फिर उसके बाद लंबे लेट जाते हैं। अब ये कह तो रहे थे इनमें को जरा शर्म बाकी हो तो कम से कम खुद रिजाइन करें, कि जब ये कह रहे थे कि जी हम इनके साथ बात नहीं करेंगे और ये इन्होंने हुकूमत की रेट को चैलेंज किया, तो फिर अब क्यों किया मुआहदा उनके साथ? ठीक है, आपकी राय क्या है वैसे? बात ना करते तो क्या करते? मेरी राय ये है कि ये झूठे हैं, ये अमल दरामद नहीं करेंगे। कुछ दिनों के बाद फिर यही मसला होगा, क्योंकि अमल दरामद करना हो तो आज हो जाता। किसने इनको रोका है? ठीक है, मैं जरा कामरान साहब, सही है, मैं जरा अदालत ने उसकी जमानत ले रखी है, उनको रिहा करें और उसके बाद जो है अपना जो मुकदमात है वो वापस लें। झूठे उनकी जमात को जो है उन्होंने कालादम करार दिया हुआ है। आपका जवाब आ गया, ठीक है। इन्होंने जो मुआहदा करना है उसके ऊपर अमल दरामद करें। ठीक है कामरान मुर्तजा साहब, मामला अभी तक तो ये लगता है कामरान साहब के सेटल हो गया है। आपको लगता है कि इस मामले में सिर्फ एहतजाज वालों को वापस भेजना ही हल है, या इसका कोई बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी पाकिस्तान को चाहिए? चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, पीछे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जिस जमात की भी हुकूमत हो, इस तरह के ग्रोहों से निपटने के लिए पाकिस्तान की रियासत के पास क्या पॉलिसी है? कामरान साहब, जी कामरान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कामरान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कामरान साहब हमारे साथ मौजूद तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। तो फिरदौस मीर नकवी साहब, जो मामला है यहाँ पर वो यही है कि अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाया जाए और मुआहदा कैसे किया जाए। मतलब ये जो मुआहदे पहले हुए, अब उनके ऊपर हम बहस नहीं करते, चलिए हम कहते हैं कि मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छी राह निकली होगी, लेकिन आज आप कलदम करार दें, फिर उन्हीं के साथ जाके मुआहदे करें, फिर आप कहें कि अब आप कलदम नहीं हैं, तो ये एक मजाक नहीं बन गया? पहली चीज तो यह कि किसी साहब का कोई टीवी ऑन है कि उसकी आवाज बार बार आ रही है, तो पहले तो उनसे रिक्वेस्ट कर ले कि वो अपना टीवी बंद कर दे। इसके पीछे उनकी भी आवाज आ रही है और आपकी आवाज भी। जी ठीक है, मैं कह देती हूँ। दूसरी चीज ये है कि चौधरी साहब जो फरमा रहे थे, उन्हीं ने इतने बड़े झूठे कायद के फॉलोअर है कि शायद उनको हर बात झूठ नजर आती है। कायद हमेशा झूठा पाया गया, चाहे उसे लंदन जाने का हो, चाहे उसको अपने बहनों का हिसाब देना हो, तो उनको तो जब अपने कायद का झूठ पड़ जाता है तो वो समझते कि हर आदमी झूठ होगा। जो कुछ भी है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख के लिए और ये मुज़ाकरात मेरी निगाह में तो कोई बहुत रोशन ख्याली का सबूत नहीं है। लेकिन आपको पॉलिटिक्स के अंदर इट्स द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। आपने लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ करना है, इब्लाग का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर आप किसी तरीके से भी लोगों को की जान इब्लाग बचा सकते हैं और थोड़ा बहुत गिव एंड टेक करना पड़े तो कोशिश जरूर कर लेनी चाहिए। सही, मेरी अपनी जाती राय है, ये मेरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं समझता हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं बांटते, और जितनी दफा ये होगा रोशन ख्याली जब तक नहीं आएगी, हमारे यहाँ के लोग पाकिस्तान के असली मसाइल नहीं समझेंगे। और सही क़यादत जो कि इन मसाइल को समझती हो और वो दीन से ताल्लुक हो, दीन में बड़े अच्छे अच्छे आलिम हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के आलिमों में कोई कमी नहीं है और उनको समझाना जरूरी है। ये वाले मुल्ला हजरात को, जिनको इकबाल ने मुल्ला कहा है, जिनको डिफाइन भी इकबाल ने किया है, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, मैं उन मुल्लाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई। आप कह रहे हैं कि दीन के गलत इस्तेमाल को, जो मामलात की फहम नहीं रखते, ठीक है, दीन के गलत इस्तेमाल को रोके बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो बहुत गड़बड़, हालात बहुत गड़बड़। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। आपकी बात आ गई और कामरान मुर्तजा साहब से भी दोबारा रब्ता करते हैं। कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम भी चल रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, हम बात कर रहे हैं क्योंकि अब मुआहदा हो गया है, कालादम तहरीक लब्बैक और हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम थी उन्होंने मामलात तय कर लिए। तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन ये मुआहदा तय पाना इटसेल्फ आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि माजी में भी ऐसा ही एक मुआहदा हुआ और उस मुआहदे पे अमल दरामद ना होने की वजह से एक और जो है वो मार्च की नौबत आई। मेरा ख्याल है कामरान साहब से हमारा राब्ता दोबारा मुनक़ता हो गया है, तो मैं पहले चौधरी साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ। अब इन मामलात में से निकल के हम देख रहे थे कि अपोजिशन जो है वो थोड़ा सा वेट कर रही थी, इस मामले का हल देखना चाह रही थी। अब ये मामला तो चलें फॉर द टाइम बीइंग हो गया हल। अब आप लोगों का जो तहरीक है हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, उसमें कोई अगले मरहले भी हैं या बस ये जलसे जुलूस और तहरीक इसी तरीके से चलेगी, या आप लोग भी मार्च का करेंगे ऐलान? हम तो ये चाहते हैं कि ये जितनी जल्दी मुमकिन हो इस नलायक आज़म से जान छूटे कौम की, क्योंकि रोज़ाना आए दिन की जो होश रबा जो इस वक्त महंगाई है उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोग जो हैं वो आजमा के देख लिए, 4 वज़ीर ख़जाना लेके आए, कोई इस काबिल नहीं है कि इनके जो मामलात हैं इसको कंट्रोल करे और फिर आवाम को रिलीफ दे सके। वही इनकी पुरानी बातें हैं। मैं तो ये कहता हूँ ना, कहते थे ना घबराना नहीं, मैं कहता हूँ भाई हम मुकम्मल तौर पे घबरा चुके हैं। आप हमारी जान छोड़ें और अपना जो है ना वो जो काम आपको आता है ना वो करें। और वो काम क्या है कि खेल कूद और वर्क, उसके लिए भी उम्र नहीं रही आपकी। आपसे हम माफ़ी मांगते हैं और पाकिस्तान को फ्रेश जो है वो इलेक्शन दें ताकि आज़ादाना मुनसफाना इलेक्शन हो और कौम जो है वो अपने नुमाइंदे चुने और वो नुमाइंदे जो असल हकीकी नुमाइंदे हैं वो आके आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करें और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करें। अच्छा चौधरी साहब, ये जो इलेक्शंस का मामला है ना, इस पे जरा रुकिएगा। मैं आपसे तरीकाकार भी पूछूंगी कि आपको आखिर क्या मुमकिनात नजर आती हैं, लेकिन कामरान साहब क्योंकि हमारे साथ आ चुके हैं तो कामरान साहब से मैं जरा पहले वाले सवाल पे कमेंट ले लूं। कामरान साहब, कालादम तंजीम और हुकूमत के दरमियान मुआहदा, आपके कमेंट्स क्या हैं? 2-3 बात। कालादम तंजीम और हुकूमत के दरमियान मुआहदा, कालादम पे जो ना स्ट्रेस किस पे है, जोर किस पे है? कालादम पे। यानी एक तंजीम, मैं उसको कालादम नहीं कह रहा, गवर्नमेंट उसको कालादम कह रही है और उसके साथ मुआहदा कर रही है। तो फिर उस गवर्नमेंट की जो ना वो अपनी जो ना वो कितनी लेजिटिमेट होगी, उसकी अपनी लेजिटिमेसी पे सवालात उठ जाएंगे कालादम के साथ। अच्छा, मुआहदा किसी को पता है अभी तक तो वो मुआहदा क्या है? और एक और सवाल, इससे पहले जो मुआहदा जात थे उसी कालादम तंजीम के साथ बकौल इनके, हमारे बकौल नहीं, उसके साथ जो मुआहदा जात थे वो तो अपना इमरान खान साहब को पता ही नहीं थे, उनके तो इल्म में नहीं थे, वजीरों ने बार बार कर लिए थे। ये क्या वज़ीर साहब को, इमरान खान साहब को इन मुआहदा जात के बारे में इल्म है या नहीं है? ऐसे सवाल आते हैं कि जिसका जो ना मुझे जो ना मेरा तो ज़हन काम नहीं कर रहा इस मामले में। यानी आप कालादम तंजीम जो जिसके बारे में आप कह रहे थे कि राह उसको जो ना बैक कर रही है, आपने उसके साथ मुआहदा कर लिया, आप कह रहे थे, हम नहीं कह रहे। तो बड़ी अच्छी बात है, कल हिंदुस्तान के साथ आपको बातचीत से इनकारी है, मगर राह की बैकिंग वाली तंजीम के साथ आप मुआहदे करते हैं बकौल आपके। तो ठीक है, इसमें ये दिन की आप हमने देखना था पाकिस्तान में, ये दिन भी देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे हुकूमत के लिए मसाइल अब खत्म हो गए हैं या बढ़ गए हैं? क्योंकि एक तरफ आपकी तहरीक भी है, ये बीच में एक मामला आ गया था। देखिए, ये बेचारी हुकूमत नहीं है, इसकी कोई रेट नहीं है। इसकी पहले तो सबसे पहले रेटों ना हुकूमतों की होती है जिनके साथ लेजिटिमेसी अटैच होती है। इसके साथ कभी भी ये गुज़श्ता 3-3.25 साल में कभी भी लेजिटिमेसी जो ना वो अटैच नहीं हुई है। जो कुछ इन्होंने ख्वाब दिखाए, तो उसके बाद एक और सवाल था कि अगर चले किसी के साथ लेजिटिमेसी अटैच नहीं है मगर वो जो कुछ उन्होंने कहा था उसके ऊपर अमल कर लेते और उसमें अमल दरामद हो जाता और लोगों को अच्छे दिन शुरू हो जाते। ये नहीं कि मतलब वो 180 डिग्री के अच्छे दिन जो ना वो एकदम जो ना वो मामला जो ना तब्दील हो जाते। अच्छे दिन बेहतरी की 5%, 10%, 15%, कुछ परसेंटेज जो ना वो अच्छे दिनों की शुरू हो जाती, तो शायद भी जो ना वो लेजिटिमेसी वाला फैक्टर वो नीचे चला जाता। तो पहला फैक्टर वो लेजिटिमेसी का था, दूसरे दिन हर आने वाला दिन बुरा, तीसरा इसकी रिट नहीं है, चौथा इनके
जो है ना वो मामला जिनके साथ एक पेज पे थे वो एक पेज जो है ना वो पता नहीं कहाँ से जो है ना रोज फटता है, रोज बनता है, रोज उसको जो है ना मिटाते हैं, फिर नए सिरे शुरू करते हैं। तो अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क का। नकवी साहब, 1 पेज का मामला भी बीच में इसी बहस में आ गया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने रेफर किया है, लेकिन जो लेजिटिमेसी इस जमात को अब मिल जाएगी इस मुआहदे के बाद, उसके पॉलिटिकल भी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पिछली दफा जब आपने यही सवाल पूछा मैंने जवाब दिया कि इसके महरक़ात ये मुआहदा करने के जो है वो कौम के सामने रख दिए गए। इस वक्त जानी नुकसान बचाने के लिए, मईशत को नुकसान बचाने के लिए ये मुआहदा किया गया, और उसकी जब तक सारी तफसील नहीं आएगी वो दुरुस्त उस पर कमेंट करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं। कामरान साहब काबिल एहतराम है, लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ अल्ताफ हुसैन के माहिदों का। इन्होंने कितनी दफा वो माहिदे एफपीएफ के साथ किए, और अल्ताफ हुसैन ने क्या क्या कुछ नहीं किया कराची के अंदर और अब्दुल सिंध के अंदर, क्या क्या खून खराबा नहीं हुआ उसके दौर के अंदर, और किस तरह इनको जबकि इनको जरूरत भी नहीं थी उनके साथ हुकूमत के अंदर। इसी तरीके से इनका स्वाद का ऑपरेशन जो है वो भी अपनी जगह है, उसके अंदर भी मुआहदे हुए, फिर इवेंचुअली एक ऑपरेशन हुआ जिसका ये क्रेडिट लेते हैं, लेकिन उसमें भी कितनी मौलाना फजलुल्लाह से कितनी दफा मुआहदे हुए वो तारीख में निकल के मैं इनको बताऊं कि उनको कल अदम किरदार करने के बाद कितनी दफा किए इन्होंने। तो जो जहां तक पीटीआई की गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूं कि एक जितने भी इशू देखेंगे उसमें भी इस मोर फाइट वेल। हमें एक महंगाई का मुकाबला है, और मैंने महंगाई के बारे में इनसे ये तो जरूर सुना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि इनके पास कौन से हल है। ये जब इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की बढ़ी थी, तो चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब की गवर्नमेंट हो, उन्होंने हमेशा पास किए। तो मैं इसके बारे में क्या कर सकते हैं? इसी तरीके से दुनिया भर में इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी है। इवन जर्मनी में 28 साल के बाद इन्फ्लेशन हैज बिकम एन इशू। यूएस के प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन इज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज्यादा है। लेकिन नकवी साहब, ये जो आपके लीडर खुद बातें करते रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उन बातों की वजह से तो कुआत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी आपसे अवाम की? आपने कहा 90 दिन में सारी चीजें दुरुस्त कर देंगे, 100 दिन में कर देंगे। एक चीज है ना, हमारी बातों में हमने कभी ये बिल्टे नहीं किया था, ना हमारे ख्वाब ख्याल में था कि सारी दुनिया में कोविड हो जाएगा। इससे किसी को प्रेडिक्टेबल नहीं था। कोविड के फैक्टर को आप कितना इम्पोर्टेंट समझती है आज की दुनिया में, कि सारी वर्ल्ड की सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो गई, शिपिंग के कंटेनर्स की कॉस्ट क्वाड्रुपल नहीं हुई, 10 टाइम्स हो गई। टाइम चीजें मुहैया नहीं है, सप्लाई चेन बिल्कुल दुनिया की इस वक्त टॉपसी टर्वी है। तो कोविड कौन प्रेडिक्ट कर सकता था? तो इसको 2 साल हो गए हमारे, 3 साल में, मार्च से लेके अब इस साल तक 1.5 साल तो पक्का। ठीक है, मैं चौधरी साहब आपसे ही पूछूंगी कि प्रेडिक्टेबल नहीं थी चीजें बहुत सारी, और फिर भी बहुत सारी कमिटमेंट्स भी थी। आप अभी इलेक्शंस की बात भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बार बार कह रहे हैं, तो क्या सिनेरियो बनता है अर्ली इलेक्शंस का? नहीं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। अर्ली इलेक्शंस के लिए कितना टाइम फ्रेम है, ये सेफ टाइम जोन है जिसके लिए अपोजिशन अब बात कर रही है? इस पे कमेंट्स लेंगे, स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और चौधरी साहब, आपके पास मैंने एक नुक्ते पे आपको टोका था कि अब आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये हुकूमत घर जाए, पीडीएम का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हदफ ये है। अब वक्त तो बहुत थोड़ा सा रह गया, ये साल है, और उसके बाद ज़ाहिर है इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो आपको लगता है कि इसमें आप वाकई कोई इतना अवामी दबाव बढ़ा सकते हैं हुकूमत के ऊपर, या कोई अर्ली इलेक्शंस की सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखें, जब पीडीएम का ने जो उस वक्त पीपल्स पार्टी चली गई उनको छोड़ के, तो उसमें कम हो गया था उनका प्रेशर। लगता यही था कि अब जो है ना 2023 में
2023 में ही हुकूमत जाएगी और इलेक्शन होंगे। लेकिन उसके बाद अभी जो पिछले दिनों में इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज किए हैं पेट्रोल की 2-3 दफ़ा और खाने पीने की अशिया की, फिर अपना पहले पिछले 1 साल से तो हम रो रहे थे कि कह रहे थे कि जी इन्होंने चीनी की प्राइसेस बढ़ा दी, आटे की प्राइसेस बढ़ा दी, अद्वियात की प्राइसेस बढ़ा दी, फिर बिजली की प्राइसेस बढ़ा दी, फिर दोबारा बिजली की प्राइसेस बढ़ा दी, फिर बिजली की प्राइसेस बढ़ा दी, फिर जनाब गैस की प्राइसेस बढ़ा दी। तो इस वक्त अवाम का जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा है। अवाम जो है उनकी ज़िंदगी को अजीजन कर दिया। तो जब अवाम का प्रेशर हो तो सियासी जमातें किस तरह से खामोश होकर बैठ सकती हैं? लेकिन चौधरी साहब जैसे अभी नकवी साहब कह रहे थे कि ये वो सियासी जमातों की बजाय अवाम का प्रेशर है। अवाम हमें ये कहती है कि आप बाहर निकलें, इस जो नलायक आजम से हमारी जान छुड़वाएं। ये जो थोड़ी देर पहले शमीम नकवी साहब फरमा रहे थे ना कि नवाज शरीफ के बारे में, इनकी जब हर्जा सराई थी ना उस वक्त चल जाती थी 3-3.5 साल पहले, जब लोगों को ये पता था कि इमरान खान पता नहीं आएगा तो क्या कर देगा। हमें तो इसकी उस वक्त भी कैपेसिटी का पता था, इसलिए हम उसकी मुखालफत करते थे। लेकिन अब तो हर एक को पता चल गया। अब तो घर घर में क्या करेंगे? अभी नकवी साहब कह रहे थे कि इन्फ्लेमेशन जो है वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। हमारा माजी गवाह है, हमारा माजी गवाह है कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ हुकूमत में आए थे उस वक्त पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल क्या थी। उस वक्त कराची में रोजाना 80 से ज्यादा लोग जो है ना वो अपनी जान की बाजी हारते थे। उस वक्त अपना जो लोड शेडिंग का क्या सूरत हाल थी, उस वक्त जो है अपना पाकिस्तान में गुर्बत की क्या म्यार था। आप सारे फैक्टर्स उठा के देख लें। 5 सालों में हमने जो है वो बिजली पैदा करके दी, हमने अमन अमान कायम करके दिया, हमने यानी मोहम्मद शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने मेरी एक बात को कंप्लीट करने दें प्लीज। उन्होंने खिदमत के वो मेयार मुकर्रर किए हैं जो इनके बस का इसकी बात ही नहीं है। दे डू नॉट हैव अ कैपेसिटी कि जो उसको सर्व कर सके अवाम को। ठीक है, आपकी बात आगे में जरा इसका बातें हैं, झूठ है। ठीक हो गया। कामरान मुर्तज़ा साहब, पीडीएम का अब अगला लाएअमल क्या होगा? हम बार बार सुनते हैं कि पीडीएम के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब और मुस्लिम लीग नवाज जो बड़ी जमात है उनमें इख्तलाफ है लाएअमल के हवाले से, फ्यूचर प्लान के हवाले से। मौलाना साहब जल्द मार्च करना चाहते हैं, नून लीग शायद जल्द मार्च करने के हक में नहीं है। तो इस खबर में कितनी सदाकत है? वाकई ऐसा कोई इख्तलाफ राय है या एक ही लाएअमल होगा और उस पर इत्तेफाक है? देखिए, एक घर में भी 2 अफराद होते हैं तो उनके दरमियान भी जो इत्तेफाक बाज़ औक़ात नहीं होता। और अगर कोई इसमें 2 अलग अलग नुक्ता नजर हो घर के लोगों में भी तो कोई उसको इख्तिलाफ राय नहीं कहता। ज़ाहिर है दोनों का मकसद एक ही होता है, उस घर की बेहतरी। इसी तरह से पीडीएम में भी जो जमातें हैं उनमें भी यकीनन इख्तिलाफ राय मौजूद होता है जिसको बातचीत के रिजॉल्व किया जाता है। मगर इस इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि खुदा न खासा जो ना वो लोग जो ना मुख्तलिफ एंड्स पे हैं। मकसद एक है, मकसद के असूल के लिए जो ना वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजी दोनों तरफ होती है। मुस्लिम लीग की अपनी स्ट्रेटजी है, फिर मुस्लिम लीग के अंदर की जो ना मुख्तलिफ स्ट्रेटजियाँ हैं उनके अंदर अपना भी जो है ना इसी तरह से हमारे हम भी अपने तौर पर डिबेट करते हैं सारे मामले को। तो यकीनन कुछ ना कुछ नुक्ता नजर का इख्तिलाफ मौजूद है। तो आपको भी लगता है चौधरी साहब की तरह कि कोई अर्ली इलेक्शंस की सूरत हाल पैदा हो सकती है और ऐसा माहौल बन सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, अब तो शेख रशीद खुद कह रहे हैं कि अगले साल इलेक्शन होंगे। अब उनका शायद स्टेटमेंट आपके फिल्म में आया होगा। उन्होंने कहा है कि अगले साल इलेक्शन की तैयारी करें। तो कहीं ना कहीं पे जो ना ये राय पाई जाती है हुकूमती हल्कों में भी कि अब उनके बस की बात नहीं है ये हुकूमत चलाना या मुल्क को चलाना। तो इससे बेहतर ये है कि ये लोगों के पास वापस आया जाए और कम अज कम चूंकि लेजिटिमेसी का भी मसला जो है ना वो इन्वॉल्व है, तो फिर उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो लेजिटिमेसी भी होगी उसके पास और फिर देन जो है ना वो लोगों के लिए काम कर पाने के लिए बेहतर पोजीशन। लेकिन अपोजिशन के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? कामरान साहब, अभी नकवी साहब कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, इन्फ्लेमेशन एक इंटरनेशनल फिनोमेना है और जो सारी दुनिया इसको फेस कर रही है। जर्मनी में एक रिकॉर्ड इस वक्त प्राइस हाइक जो है वो देखने को मिल रही है, अमेरिका में भी यही हालत है। तो आप लोग आ भी जाएं, हुकूमत चली भी जाए, तो ऐसा क्या जादू होगा कि फौरन हालात बेहतर हो जाएंगे?
देखिए हालात तो जो जितना इसने बिगाड़ दिया, इमीडिएट हालात बेहतर होने के नहीं है, यही आवाम को बताना चाहिए। और किसी उनको जो है ना वो धोखे में नहीं रखना चाहिए, जिस तरह से धोखे में इन्होंने रखा था कि 200 अरब डॉलर फौरन आएंगे, 100 अरब डॉलर जो है ना वो कर्ज इन्होंने लेने हैं हमसे, उनके मुंह पे मार देंगे, बाकी ठीक है, ठीक है, मार देंगे। जी बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब आखिरी कमेंट आपका। जी आप लोगों के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी? आप लोग ये तो कहते हैं महंगाई है, दूर कैसे करेंगे, ये नहीं बताते। हमारे पास वो जादू की छड़ी है, वो जो आपने 2013 के इलेक्शन के बाद देखी। आप ये देखें कि 65 सालों में 65 ईयर्स में पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 17,000 मेगावाट बिजली पैदा की। और नवाज शरीफ के पास वो जादू की छड़ी है कि उन्होंने 5 साल में आपको 13,000 मेगावाट से चौधरी नूर हसन तनवीर साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब और सेनेटर कामरान मिर्जा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। वक्त की खत्म हो गया, चौधरी साहब आपका जुमला मैं मुकम्मल नहीं करवा सकती थी। आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।